पिछले लेक्चर में अपन ने जो साई कंपनी के लाभों का बंटवारा किया था, उसमें यह बिंदु था कि होल्डिंग कंपनी ने साई कंपनी के अंश वर्ष के प्रारंभ में ही खरीदे थे। आज जो अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें सूत्रधारी कंपनी साई कंपनी के अंश वर्ष के मध्य में खरीद रही है। क्वेश्चन पढ़िए। 31 मार्च 19 को जोधपुर ट्यूब लिमिटेड के स्थिति विवरण का दायित्व पक्ष निम्नलिखित था। जोधपुर रबड़ कंपनी ने 1 अक्टूबर 18 को जोधपुर ट्यूब लिमिटेड के 15,000 समतांश 2 लाख रुपए में खरीदे। 31 मार्च 19 को जोधपुर रबड़ कंपनी द्वारा बनाए गए संगठित स्थिति विवरण में जोधपुर ट्यूब लिमिटेड के लाभों का विश्लेषण कीजिए और अल्पमत अंशधारियों तथा जोधपुर रबड़ कंपनी के भागों का निर्धारण कीजिए। आगे दिया हुआ है, अधिकृत पूंजी है 3 लाख, निर्गमित और प्रार्थित पूंजी है 20,000 समतांश 10 रुपये प्रत्येक के 2 लाख रुपए। 1/4/18 को सामान्य संचय है 40,000। 1/4/18 को लाभ हानि खाते में जमा का शेष है 10,000 और वर्ष 18-19 का लाभ है 80,000 और विविध लेनदार है 70,000। यह आपकी क्वेश्चन है। अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो सब्सिडरी कंपनी के खाते हैं वो वित्तीय वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ऐसी दशा में होल्डिंग कंपनी ने जब शेयर खरीदे हैं वो तिथि है 1 अक्टूबर। इसका मतलब हुआ कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये शुरुआत के 6 महीने करंट ईयर में जो शुरुआत के 6 महीने का लाभ है वो प्री एक्विजिशन का होगा और लास्ट के 6 महीने अक्टूबर से मार्च तक वो पोस्ट एक्विजिशन का रेवेन्यूगत लाभ होगा। तो जब टेबल बनाएंगे तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में ओपनिंग बैलेंस जनरल रिजर्व का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आ जाएगा और करंट ईयर का प्रॉफिट 1/4 से 30 सितंबर तक प्री एक्विजिशन का आ जाएगा और पोस्ट एक्विजिशन में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का आ जाएगा। ये सारी चीज आपके स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ जोधपुर ट्यूब्स लिमिटेड, पर्टिकुलर्स में अपन ने लिख दिया प्री एक्विजिशन में जनरल रिजर्व 1/4/2018 का, P&L 1/4/2018 का, प्रॉफिट फॉर द ईयर या करंट ईयर 1/4/18 से 30/9/18 का और पोस्ट एक्विजिशन में 1 अक्टूबर 18 से 31 मार्च 19 तक। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ओपनिंग जनरल रिजर्व 1/4 को है 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 10,000 और करंट ईयर का प्रॉफिट 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक है 40,000 और पोस्ट एक्विजिशन का भी 40,000, क्योंकि टोटल लाभ करंट ईयर का 80,000 था और हम प्रश्न में कुछ नहीं लिखा थी, मान्यता मानकर चलते हैं कि कंपनी ने सभी महीनों में समान रूप से लाभ बराबर बराबर कमाया है, इसलिए आधा आधा 6-6 महीने का दोनों अवधियों में बांट दिया गया। अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट है, तो आपके टोटल इश्यूड शेयर लिखे हुए हैं, देखो क्वेश्चन में 20,000 और होल्डिंग कंपनी ने खरीदे हैं 15,000। इसका मतलब होल्डिंग कंपनी के पास शेयर हैं 75%, जिसको 3/4 भी लिख सकते हैं, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास है 25%, जिसको 1/4 भी लिख सकते हैं। पर्टिकुलर इस सॉल्यूशन में प्री एक्विजिशन के सारे प्रॉफिट जोड़कर बंटवारा कर दिया गया है। आप इंडिविजुअली भी बांट सकते हो और जोड़ के भी बांट सकते हो। तो ये प्री एक्विजिशन के 40, 10, 50, 40, 90 हो गए। इसका 1/4 या 25% होता है 22,500 ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और इसका 75% 67,500 होता है, वो अंश खरीदने की अवधि से पूर्व का है प्री एक्विजिशन का, इसलिए कैपिटल प्रॉफिट में लिख देंगे। इसी तरह से पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में अक्टूबर से मार्च तक का जो प्रॉफिट है वो 40,000 है, उसमें माइनॉरिटी का हिस्सा 1/4 अर्थात 25% 10,000 होगा और होल्डिंग का हिस्सा होगा 75%, वो 30,000, वो रेवेन्यू प्रॉफिट में आ जाएगा। इस तरह से इनकी जोड़ें कर लेंगे तो ये टेबल भी आपके पूरी हो गई।
इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि अंतर कंपनी व्यवहार हटाना, एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले अंतर कंपनी व्यवहार या आपसी कर्जदारी किसे कहते हैं? क्योंकि अपन समझ चुके हैं कि होल्डिंग कंपनी मतलब सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी का जो कंसेप्ट है उसमें दोनों की एक ग्रुप के रूप में बैलेंस शीट बनानी होती है, जिसको अपन संगठित चिट्ठा कहते हैं। और संगठित स्थिति विवरण की आधारभूत मान्यता है कि सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी एक ही इकाई है। इसलिए यदि एक कंपनी दूसरी कंपनी से रकम मांगती है या दूसरी कंपनी पहली कंपनी से रकम मांगती है तो यह व्यवहार संगठित चिट्ठे में निरस्त कर दिया जाता है। यह आपसी कर्जदारी कहलाती है। तो आपसी कर्जदारी या अंतर कंपनी व्यवहार में सबसे पहला व्यवहार आता है आपसी लेनदार और देनदार, इंटर कंपनी क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। यदि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को माल बेचा और यह रकम दूसरी कंपनी ने नहीं दी है तो बेचने वाली कंपनी के तो देनदारों में दूसरी कंपनी का नाम शामिल होगा और खरीदने वाली कंपनी के लेनदारों में पहली कंपनी का नाम शामिल होगा। यदि सहायक कंपनी की रकम सूत्रधारी कंपनी में बाकी है तो सहायक कंपनी के देनदारों में सूत्रधारी कंपनी का नाम लिखा हुआ होगा और सूत्रधारी कंपनी के लेनदारों में सहायक कंपनी का नाम लिखा हुआ होगा। बहुत छोटा सा कंसेप्ट। तो संगठित चिट्ठा जब अपन बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, उस समय सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी के देनदार और लेनदार मतलब इन दोनों को सम्मिलित कर लेंगे और इनको जोड़कर देनदारों में से आपस में मांगी जाने वाली राशि तथा दोनों के सम्मिलित लेनदारों में से भी जो रकम आपस में मांगते हैं वो घटा देंगे। तो कुल मिला के क्या हुआ, आपसी व्यवहार हटा दिया अपन ने। इसी तरह से दूसरा आपसी व्यवहार आता है आपसी विपत्र, इंटर कंपनी बिल्स। यदि सूत्रधारी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी ने एक दूसरे पर बिल लिखे हैं और स्वीकृत कर लिए हैं तो यह राशि लिखने वाली कंपनी के चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में प्राप्य बिल के रूप में शामिल होगी और स्वीकार करने वाली कंपनी के चिट्ठे में दायित्व पक्ष में देय बिल के रूप में शामिल होगी। यह आपसी विपत्र संगठित चिट्ठा बनाते समय दोनों कंपनियों के सम्मिलित बीआर और बीपी मतलब प्राप्य विपत्र और देय विपत्र में से कम कर दिए जाएंगे। परंतु ध्यान ये रखना है कि इतनी ही राशि कम की जानी है जितनी राशि के प्राप्य विपत्र बिल लिखने वाली कंपनी के पास विद्यमान हो, क्योंकि जो बिल लिखती है उसके लिए वो प्राप्य विपत्र होते हैं। उसके पास जितने विद्यमान है वही घटेंगे। यदि बिल लिखने वाली कंपनी ने उनमें से कुछ राशि के बिल बैंक से भुना लिए हैं या और किसी थर्ड पार्टी को आगे हस्तांतरित कर दिए हैं तो उतनी भुनाई गई या हस्तांतरित की गई राशि कम नहीं की जाएगी, क्योंकि वो आपसी लेनदार रही नहीं, वो तीसरे व्यक्ति के पास चला गया और उसको तो पैसा पे करना ही पड़ेगा कंपनी को। तो इसलिए तृतीय पक्षकार के प्रति सूत्रधारी या सहायक कंपनी का दायित्व एज इट इज बना रहता है, इसलिए उनको नहीं घटा। उसके बाद तीसरा आइटम आता है आपसी ऋण और अग्रिम। सूत्रधारी कंपनी
और सहायक कंपनी में से एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को ऋण दे रखा है, तो यह भी आपस में कर्जदारी होने के कारण संगठित स्थिति विवरण में रद्द कर दी जाएगी। यदि कर्जे पर कोई ब्याज, मतलब इस लोन पे, ऋण पे कोई ब्याज बकाया है, तो मूल राशि में बकाया ब्याज को जोड़कर ब्याज सहित राशि को दोनों तरफ रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद तीसरी चीज तो खत्म हो गई। चौथी आई न वसूल हुआ लाभ, जिसको अपन कहते हैं आपसी सौदे पर अनार्जित लाभ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। सहायक कंपनी सूत्रधारी कंपनी को माल बेचती है, या सूत्रधारी कंपनी भी सहायक कंपनी को माल बेच सकती है, तो उस पर वो लाभ जोड़कर बेचती है। तो पहले अपन मान लें कि सहायक कंपनी ने सूत्रधारी कंपनी को माल बेचा, और नेचुरल है वो तो लाभ जोड़कर ही बेचा है, कुछ नहीं लिखा। तो यदि सूत्रधारी कंपनी ने यह समस्त माल ग्राहकों को बेच दिया है, तो इस परिस्थिति में संगठित स्थिति बनाने के लिए कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। परंतु जब इनमें से कुछ माल सूत्रधारी कंपनी के रहतिये में शामिल है, तो सूत्रधारी कंपनी उसे अपने क्रय मूल्य पर या लागत मूल्य पर दिखाएगी, जिस पर कि उसने ये माल सहायक कंपनी से खरीदा है। और सूत्रधारी कंपनी के रहतिये में सहायक कंपनी द्वारा वसूल किया गया लाभ भी शामिल है। ठीक इसी तरह से अपन ये भी ले सकते हैं कि सहायक कंपनी के पास कोई रहतिया है जो सूत्रधारी कंपनी से खरीदा हुआ हो सकता है, कोई भी एक दूसरे से खरीद सकते हैं, जिस पर सूत्रधारी कंपनी ने लाभ वसूल करके ही उसे बेचा है। तो इस प्रकार आपस में खरीदे गए माल में से जो रहतिया बच गया है, उसमें जो लाभ शामिल है वह बेचने वाली कंपनी ने वसूल तो कर लिया, परंतु संगठित चिट्ठा बनाते समय दोनों को अगर यदि एक इकाई माना जाए तो यह लाभ पूरा अर्जित हुआ ही नहीं। तो उसके लिए अपने को अनार्जित लाभ की राशि ज्ञात करनी पड़ेगी और उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। तो एक दूसरे से खरीदे गए माल में से बचे हुए रहतिये में सम्मिलित लाभ का जितना हिस्सा है वह अनार्जित कहलाता है। वापस बोलता हूं, एक दूसरी कंपनी से खरीदे गए माल में से जो रहतिया बच जाता है उसमें शामिल लाभ का जितना हिस्सा है वो अनार्जित लाभ है। क्यों? अर्जित नहीं हुआ। अनार्जित का मतलब बिना अर्जित किए हुआ। क्योंकि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को सेलिंग प्राइस पे बेचा है, जितना वो स्टॉक में पड़ा है वो तो अर्जित हुआ ही नहीं। तीसरे को बेच दिया अपन ने, तीसरी पार्टी को, तो वो अर्जित हो गया। अब इसको उदाहरण से समझो। उदाहरण के लिए होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 5000 निर्गमित अंशों में से 3000 अंश खरीद रखे। 5000 में से 3000, और 31 मार्च 19 को दोनों में से किसी कंपनी के स्थिति विवरण में प्रदर्शित रहतिये में 15000 का माल शामिल है, कोई किसी के पास भी है। और ये मान लो कि उसने दूसरी कंपनी से खरीदा हुआ जो माल है उस पर विक्रेता कंपनी ने लागत पर 20% लाभ लिया है। किस पर? लागत पर 20%। तो लागत पर 20% का मतलब होता है सेलिंग प्राइस का 1/6। अब देखिए, मैंने अभी अभी आपको उदाहरण में कहा 15000 का माल स्टॉक में पड़ा है, 1/6 उसमें लाभ है। तो लाभ कितना हुआ? 15000 का 1/6, 2500। तो ये जो अनार्जित लाभ है या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, उसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व 2500। तो इसका संगठित स्थिति विवरण पर क्या प्रभाव होगा? पहला तो सूत्रधारी कंपनी के लाभ में सहायक कंपनी के लाभ का वह भाग जो सूत्रधारी कंपनी का आगमगत हिस्सा माना गया हो, उसमें जोड़ने के बाद सम्मिलित लाभ ज्ञात किया जाता है।
और उस सम्मिलित लाभ में से स्टॉक संचय की राशि कम कर देनी चाहिए, क्योंकि फाइनल प्रॉफिट कौन सा होता है, होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट और सब्सिडरी कंपनी का रेवेन्यू से, दोनों की टोटल होती है जो कंसोलिडेटेड में बैलेंस शीट में आने वाली लाभ की राशि, उसमें से स्टॉक रिजर्व घटाना पड़ेगा। और दूसरा, जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट संगठित स्थिति विवरण बनाएंगे तो उसके संपत्ति पक्ष में जो रहतिया अपन शामिल करते हैं उसमें से भी स्टॉक रिजर्व की राशि 2,500 रुपये घटानी होगी। मतलब एक तरफ लाभ में से कम करेंगे, दूसरा तरफ स्टॉक में से इसे घटा दिया जाएगा। इसके बाद अपन एक अच्छा सा पूरा उदाहरण लेते हैं।